नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेस्ट सीरीज यूपी ट्रिपल एससी की पेट की स्मार्ट टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा व्यय विकासात्मक व्यय नहीं है? 1 कृषि एवं सहायक सेवाएं, 2 सामान्य आर्थिक सेवाएं, 3 ब्याज अदायगी, 4 विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। तो इसमें ब्याज अदायगी विकासात्मक व्यय नहीं है, बाकी कृषि एवं सही उत्तर हो जाता है आपका विकल्प संख्या 3। कृषि एवं सहायक सेवाएं, सामान्य आर्थिक सेवाएं, विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ये सारे विकासात्मक व्यय हैं। विकासात्मक व्यय वह होते हैं जिन पे खर्चा करने पर विकास का काम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा बजट में कटौती प्रस्ताव है? 1 नीतिगत कटौती, 2 आर्थिक कटौती, 3 सांकेतिक कटौती, 4 उपरोक्त सभी। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती ये सभी कटौती प्रस्ताव हैं। सही आंसर हो जाए है विकल्प संख्या 4। नीतिगत कटौती है जिसमें राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। आर्थिक कटौती है जिसमें राशि की एक विशेष राशि की कटौती की जाती है। सांकेतिक कटौती में राशि में 100 रुपये की कटौती की जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्राथमिक घाटा क्या है? 1 राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, 2 राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, 3 राजकोषीय घाटा प्लस भागे ब्याज भुगतान, 4 राजकोषीय घाटा गुणे ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में बजट निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? 1 योजना आयोग, 2 वित्त मंत्री, 3 कैग, 4 उपरोक्त सभी। तो भारत में बजट निर्माण की जिम्मेदारी योजना आयोग, वित्त मंत्री और कैग तीनों को मिलाकर है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्व प्राप्तियां पूंजी प्राप्तियों से क्या होती हैं? 1 हमेशा कम, 2 हमेशा अधिक, 3 कभी कम कभी अधिक, 4 बराबर। राजस्व प्राप्तियां हमेशा पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 6 है, आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1 अनुच्छेद 265, 2 अनुच्छेद 266, 3 अनुच्छेद 267, 4 अनुच्छेद 268। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है। सही विकल्प है सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 7 है, कौन से देश में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है? 1 चीन, 2 फ्रांस, 3 रूस, 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें चीन, फ्रांस और रूस उपरोक्त सभी में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 7 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? 1 यूनेस्को, 2 यूएनडीपी, 3 यूएनईपी, 4 विश्व बैंक। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 9 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्या नहीं मापा जाता है? 1 शिक्षा, 2 प्रति व्यक्ति आय, 3 स्वास्थ्य, 4 जीवन स्तर। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर मापा जाता है। क्या नहीं मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय नहीं मापी जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 10 है, कुपोषण को मापने के लिए कौन तरीके में क्या सम्मिलित नहीं है? 1 जन्म के माह के अंदर एक बच्चे का जन्म, 2 लंबाई बालक की लंबाई तथा जन्म का अनुपात, 3 बच्चों ये बालक यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, बालक की लंबाई तथा जन्म का अनुपात, 3 बच्चों द्वारा स्तनपान और टीकों का अनुपात, 4 प्रोटीन एनर्जी एंड मॉल नरिशमेंट। तो इसमें बच्चों द्वारा स्तनपान और टीकों का निर्माण कुपोषण को मापने के तरीके में शामिल नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 11 है, एक सेकंड दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है, मनरेगा संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2004, 2 1 अप्रैल 2008,
3 1 अप्रैल 2010, 4 1 अप्रैल 2012। मनरेगा संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 12 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? 1 समाजवादी अर्थव्यवस्था में, 2 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था में, 4 जमींदारी अर्थव्यवस्था में। प्रच्छन्न बेरोजगारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 है, सतत विकास लक्ष्य 2030 का एजेंडा क्या है? 1 दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए, 2 विज्ञान की दुनिया में बदलाव 1 है अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए, 2 विज्ञान की दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए, 3 वनों की दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए, 4 समुद्री दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए। तो सतत विकास एजेंडा 2030, सतत विकास लक्ष्य 2030 का एजेंडा है अपने दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 14 है, उज्ज्वला योजना अस्तित्व में कब आई? 1 मई 2014, 2 1 मई 2015, 3 1 मई 2016, 4 1 मई 2017। उज्ज्वला योजना अस्तित्व में 1 मई 2016 को आई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 15 है, कराधान किसका उपकरण है? 1 मौद्रिक नीति का, 2 राजकोषीय नीति का, 3 दोनों का, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। कराधान राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 16 है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? 1 प्रत्यक्ष कर, 2 अप्रत्यक्ष कर, 3 जीएसटी, 4 प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। विजय केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों से है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 17 है, राजकोषीय नीति में क्या शामिल है? 1 कर आरोपण, 2 सार्वजनिक ऋण, 3 सार्वजनिक व्यय, 4 उपरोक्त सभी। राजकोषीय नीति में कर आरोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय ये सभी शामिल हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 18 है, लैफर वक्र किसके बीच में संबंध दर्शाता है? 1 कर राजस्व एवं कर की दर, 2 कर राजस्व एवं भुगतान संतुलन, 3 कर की दर एवं भुगतान संतुलन, 4 भुगतान संतुलन एवं बाजार मूल्य। लेफर वक्र कर राजस्व एवं कर की दर के बीच में संबंध दर्शाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 19 है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? 1 उपहार कर, 2 सीमा शुल्क, 3 संपत्ति कर, 4 निगम कर। तो इसमें सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो उपहार कर, संपत्ति कर, निगम कर ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जीएसटी परिषद व उसकी संरचना के अनुच्छेद में है? 1 269 अनुच्छेद 269 ए, 2 अनुच्छेद 279 ए, 3 अनुच्छेद 289 ए, 4 अनुच्छेद 259 ए। जीएसटी परिषद एवं उसकी संरचना अनुच्छेद 279 ए में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 21 है, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? 1 मोटर वाहन करों में वृद्धि, 2 प्रत्यक्ष कर, 3 अप्रत्यक्ष कर, 4 आय करों में छूट, आय छूटों की समीक्षा। भूरेलाल समिति का संबंध है मोटर वाहन एवं करों में वृद्धि से। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और यल अप्रत्यक्ष कर से यल के झा समिति संबंधित है और आयकर छूटों की सीमा के वायुव्य रेड्डी समिति का संबंध है। प्रश्न संख्या 22 है, बिक्री कर कैसा कर है? 1 राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर, 2 राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर, 3 केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, 4 केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 23 है, वैट को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? 1 भारत, 2 जापान, 3 जर्मनी, 4 ब्रिटेन।
तो वैट को लागू करने वाला पहला देश जर्मनी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 24 है, सीमांत जोत का आकार क्या है? 1 0 से 1 हेक्टेयर, 2 1 से 2 हेक्टेयर, 3 2 से 4 हेक्टेयर, 4 4 से 10 हेक्टेयर। सीमांत जोत का आकार है 0 से 1 हेक्टेयर तक। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 1 से 2 हेक्टेयर तक लघु जोत का आकार है। 2 से 4 हेक्टेयर तक अर्ध मध्य जोत का आकार है और 4 से 10 हेक्टेयर तक मध्यम जोत का आकार है। 10 हेक्टेयर के बड़े जोत को बृहद जोत कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, टिड्डा चेतावनी संगठन कहाँ है? 1 हिसार हरियाणा, 2 जोधपुर राजस्थान, 3 लखनऊ उत्तर प्रदेश, 4 भोपाल मध्य प्रदेश। तो टिड्डा चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 26 है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? 1 नागपुर, 2 जबलपुर, 3 हिसार, 4 अलीगढ़। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 27 है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना कब लागू हुई? 1 जून 2016, 2 1 जुलाई 2016, 3 1 अगस्त 2016, 4 1 सितंबर 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2016 को लागू हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण में क्या शामिल नहीं है? 1 निम्न प्रति व्यक्ति आय, 2 बेरोजगारी की समस्या, 3 कृषि की प्रधानता, 4 आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग ये शामिल नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। निम्न प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी की समस्या, कृषि की प्रधानता, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, आधारभूत लक्षण है। प्रश्न संख्या 29 है, व्यय योग्य आय किसे कहते हैं? 1 प्रति व्यक्ति आय माइनस प्रत्यक्ष कर, 2 पारिवारिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर, 3 व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, 4 व्यक्तिगत आय माइनस जीएसटी। ये यहाँ पे माइनस होगा, ये गलत लग गया यहाँ। व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर को कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? 1 मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि, 2 सरकारी व्यय में वृद्धि, 3 बजटों, ये बा यहाँ आएगा, वहाँ हो गया गलती से, बजटों में बढ़ता हुआ घाटा, 4 उपरोक्त सभी। तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, बजटों में बढ़ता हुआ घाटा। सही आंसर है विकल्प संख्या 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1951, 2 1 फरवरी 1951, 3 1 मार्च 1951, 4 1 अप्रैल 1951। पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1 अप्रैल 1951 को हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? 1 कोलकाता, 2 देहरादून, 3 मुंबई, 4 सिकंदराबाद। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 33 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसी वाणिज्यिक बैंक की पूंजी का क्या अनुपात होता है? 1 15%, 2 35%, 3 50%, 4 90%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसी वाणिज्यिक बैंक की पूंजी का अनुपात 35% होता है और 15% संबंधित राज्य सरकार का होता है और 50% केंद्र सरकार का होता है। 90% कुछ नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 34 है कि कौन सा कार्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? 1 भावी भुगतान का अधिकार, प्रश्न ऐसे होगा, कौन सा कार्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य है?
1 भावी भुगतान का अधिकार, 2 मूल्य का संचय, 3 विनिमय का माध्यम, 4 मूल्य का हस्तांतरण। तो मूल्य विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। बाकी भावी भुगतान का अधिकार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, ये सारे मुद्रा के गौण कार्य हैं। प्रश्न संख्या 35 है, नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध किससे है? 1 कैशलेस लेन देन, 2 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 3 नीति आयोग का गठन, 4 मसाला बॉन्ड। नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध है कैशलेस लेन देन से है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 19 मई 1969, 2 19 जून 1969, 3 19 जुलाई 1969, 4 19 अगस्त 1969। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जून 1969 को किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 37 है, किस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेते हैं? 1 बाजार मूल्य, 2 बैंक दर, 3 रिवर्स दर रेपो दर, 4 रिवर्स रेपो दर। बाजार मूल्य तो कुछ भी नहीं है। बैंक दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और रेपो दर पे वाणिज्यिक बैंक रेपो दर पे दीर्घकालिक उधार लेते हैं आरबीआई से। और रिवर्स रेपो दर वो है जिस पर आरबीआई पैसा जो है वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और उसके जो जिस रेट पे रखते हैं वो रिवर्स रेपो रेट है या रिवर्स रेपो दर है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? 1 राज्य सरकार, 2 केंद्र सरकार, 3 स्थानीय शासन, 4 आरबीआई। भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 39 है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 1 चौथी, 2 पांचवी, 3 छठी, 4 सातवीं। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 40 है, लघु वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित हुई? 1 मालेगांव समिति, 2 नरसिंघम समिति, 3 रंगराजन समिति, 4 उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है और रंगराजन समिति विनिवेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? 1 मुंबई, 2 सिकंदराबाद, 3 देहरादून, 4 चंदौसी। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1 1944, 2 1945, 3 1948, 4 1950। तो राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। राष्ट्रीय मुद्रा के साथ ही 1944 में ही विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 43 है, हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? 1 पहली पंचवर्षीय योजना, 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना, 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना, 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 44 है, वस्तु मजदूरी मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? 1 7वीं पंचवर्षीय योजना, 2 8वीं पंचवर्षीय योजना, 3 9वीं पंचवर्षीय योजना, 4 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो वस्तु मजदूरी मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। सही आंसर है विकल्प संख्या 7। प्रश्न संख्या 45 है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? 1 तीसरी पंचवर्षीय योजना, 4
2 चौथी पंचवर्षीय योजना, 3 पांचवी पंचवर्षीय योजना, 4 छठी पंचवर्षीय योजना। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना में आई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। प्रश्न संख्या 46 है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में आई? 1 चौथी पंचवर्षीय योजना, 2 पांचवी पंचवर्षीय योजना, 3 छठी पंचवर्षीय योजना, 4 सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 47 है, वस्तु मजदूरी मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? 1 चौथी पंचवर्षीय योजना, 2 पांचवी पंचवर्षीय योजना, 3 छठी पंचवर्षीय योजना, 4 सातवीं पंचवर्षीय योजना। वस्तु मजदूरी मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 48 है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 विस्फोटक सामग्री, 2 पॉलीफाइबर, 3 उर्वरक, 4 रबर। तो कानपुर विस्फोटक सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए आंवला प्रसिद्ध है, रबर के लिए मोदीनगर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 49 है, यहाँ पे होगा कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? 1 तमिलनाडु, 2 गोवा, 3 केरल, 4 कर्नाटक। तो इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 50 है, ग्रीन सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? 1 विश्व बैंक, 3 यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 3 यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 4 आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ग्रीन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों इस चैनल पर आपका पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करवाई जाएगी। और ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए प्रश्न हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियो का सबसे पहले फ़ायदा लें। जय हिंद दोस्तों।